Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ चीज़ें सामान्य हैं जो दोनों में पढ़ना है, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी जो 30 मार्क्स के हैं, हिंदी जो 30 मार्क्स के हैं, और लैंग्वेज 2 जो आप संस्कृत या इंग्लिश या जो भी भाषाएं लेते हैं वो भी सभी लोगों को समान पढ़ना है। बस अंतर यही है कि 6 to 8 में जो लेवल 2 है उसमें सामाजिक विज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, गणित एवं विज्ञान के अपना 60 क्वेश्चन आएगा, और 1 to 5 में 30 मार्क्स के मैथ्स हैं और 30 मार्क्स के आपको पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी से 12 क्वेश्चन बोर्ड पे लाया हूँ जो आप पढ़ेंगे, और इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम अभी तक उठाकर देख लीजिए, राजस्थान का हो या किसी भी स्टेट का हो, साथ ही साथ सीटेट का भी हो, इससे क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता ही है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि ये कैसे है और क्यों होता है। आज आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो जहाँ 30 मार्क्स का एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन आता ही है, जिसमें आपको बच्चे किस ढंग से पढ़ेंगे, उनमें कैसे विकास होता है, किस टाइप के बच्चे को क्या संज्ञा दी जाती है, इसी सब से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग अधिगम संबंधी कठिनाइयों के बारे में जाएंगे। अधिगम क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखना या पढ़ना होता है। तो कोई व्यक्ति जन्म से ही तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो जन्म लेता है, धीरे धीरे सब चीज़ सीखते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो उनको जब सीख के आगे बढ़ते रहते हैं तो उनको बीच में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ बच्चे तो सामान्य बालक होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, वो धीरे धीरे सीखते, निरंतर प्रयास से सीखते हुए चले जाते हैं। लेकिन कुछ खास बच्चे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की समस्या से वो ग्रसित होते हैं, जिसके कारण उनका विकास जल्दी से और ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो उनके विकास में क्या क्या कमियां आती हैं और उसको दूर करने के क्या उपाय होंगे, या वो कैसे क्या चीज़ पढ़ ले रहे हैं, क्या समझ ले रहे हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं फिर इसके आगे का कुछ दूसरा चैप्टर लाऊंगा। पर डे आपको ये वीडियो मिलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से, सामाजिक विज्ञान से। अगर आप लोग के कोई दूसरा विषय का डिमांड हो तो वो भी आप हमें चैनल के नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी डालूंगा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ते हैं कि किसको कौन सी अक्षमता है और क्या क्या कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, जब किसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं तो सीखने क्रम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है विशिष्ट बालकों को, ना कि सामान्य बालकों को। यहाँ विशिष्ट कहने का अर्थ है कि जिन्हें किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हैं विशिष्ट तो सबसे प्रतिभाशाली को भी बोला जाता है, तो प्रतिभाशाली की बात नहीं हो रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी है उसकी बात हो रही है। तो देखिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ। अधिगम अक्षमता मतलब कि जिसकी क्षमता मेरे में नहीं है वो मुझसे नहीं हो पा रहा है का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि अधिगम अक्षमता क्यों होती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम का बच्चों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो भी देख लीजिए। तो लिखने संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया बोला जाता है। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे अ, क या ABCD 1 2 3 4 5 ये सब वो सीखता है। ठीक है, वो एकाएक तो A से Z तक या अ से लेके यरलव तक तो नहीं जान जाता है। तो ठीक है, 1 से लेके 100 तक तो नहीं जान जाता है, उसको बारी बारी से 1 2 3 4 ऐसे क्रम में उसको आगे बढ़ना होता है। तो वो उसमें कन्फ्यूजन आ जाता है और वो उसको ठीक ढंग से सीख नहीं पाता है। तो उसको, और लिखने में अगर उसको आप 6 लिखने के लिए बोलेंगे और 9 में, तो वो उसका डिफरेंस नहीं कर पाएगा। W लिखेंगे और M लिखेंगे तो वो भी डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया में होती है। तो लिखने संबंधी अक्षमता इक्वल टू डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो
ग्राफ, कोई भी चीज़ हम लोग किसी भी चीज़ पे बनाते हैं तो वो ग्राफ के रूप में बनाते हैं ना, तो इसी को हम लोग डिस्ग्राफिया में डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ने संबंधी समस्या, कोई भी व्यक्ति ग्राफ को आप लिखने से डिनोट करेंगे और वो डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। पढ़ने संबंधी समस्या, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ पढ़ता है तो वो पढ़ने के समय में उसे समझ में नहीं आता है मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया मतलब देखना, तो कोई भी चीज़ आदमी पढ़ता है तो देख के ही पढ़ता है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि वो ग्राफ है तो लिखना है, देखना है तो वो डिसलेक्सिया हो गया। जैसे बट को पुट वो पढ़ेगा। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए डिसलेक्सिया। गति कौशल में निर्योग्यता, तो इसको डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। गति कौशल, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस करना या किसी भी चीज़ को आगे की ओर पढ़ना, बढ़ाना। ठीक है। तो उसमें तो प्रैक्टिस लगेगा ना, तो यहाँ पे है कि गति कौशल, तो उसमें निर्योग्यता, तो उसको डिस्प्रेक्सिया बोला जाएगा। ठीक है। गणितीय अवधारणाओं संबंधी, तो हम गणित में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं ना। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए गणितीय संबंधी अवधारणा क्या है, डिस्कैलकुलिया। तो आप कैलकुलेशन से आप तो समझ गए ना, तो गणित से रिलेटेड होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को गणित नहीं आता है समझ में, उसमें वह अयोग्य है, तो उसको क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कैलकुलिया से वो ग्रसित है। उसके बाद देखिए भाषा संबंधी विकृति, अफेसिया बोला जाता है। भाषा संबंधी विकृति क्या, कि किसी के सामने हम लोग बैठते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो कंफ्यूज रहता है कैसे मैं बोलूँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है। तो उसको अफेसिया बोला जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, फेस टू फेस बोलने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो अफेसिया बोलना मतलब फेसिया, किसी के सामने, फेस के सामने बैठ के अपने आप को नहीं बता पाना मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। फिर उसे कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, प्रोजेरिया इसको बोला जाता है। प्री, ठीक है, प्री एज मतलब शुरुआती काल, प्रो मतलब लास्ट का। तो यहाँ पे है वृद्धावस्था, तो ये लास्ट का समय हुआ ना, तो क्या हुआ, पोस्ट एज इसमें हम डाल दिए। ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, कोई ये बनाया गया नहीं है कि एकदम। ठीक है। तो प्रोजेरिया इसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद श्रवण संबंधी विकार, किसी को अगर किसी प्रकार का सुनने में तकलीफ हो, उसको सुनने में दिक्कत होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो वो ऊंचा सुनता है, वो ठीक ढंग से उसको समझ नहीं पाता है, तो उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ऑडियो से आप समझ ही सकते हैं कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग हो गया, इसका श्रवण ऑडियो हो गया। अब आप देखिए झूठ बोलने की आदत, मिथोमोनिया। तो अगर हिंदी में भी जाए चाहे इंग्लिश में भी जाए, तो झूठ अगर कोई आदमी बोल रहा है तो मिथक बोल रहा है, हिंदी में उसको मिथ बोला जाता है ना, कि झूठ बोलने का मिथक बोला जाता है, तो वो है मिथोमोनिया हो गया। तो ये भी आपको याद हो गया अच्छे से। अब उसके बाद देंगे स्वयं के बारे में भ्रमित रहना। तो स्वयं के बारे में, जैसे मैं खुद के बारे में भ्रमित हो तो क्या होगा, डिसमॉर्फिया होगा। मॉर्फिया मोर, अगर आप देखिएगा तो मोर मतलब क्या होता है, मेरे लिए। तो क्या होगा कि स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, वो अपने बारे में भ्रमित है, वो अपने आप को बहुत वीक ही समझ रहा है या अपने आप को बहुत तेज़ ही समझ रहा है। कोई व्यक्ति होता है जो कम पढ़ लिख लेता है और उसके अगल बगल में अगर उससे और भी कम पढ़े हुए लिखे लोग हैं तो वो अपने आप को बहुत तेज़ समझने लगता है। क्या कि अंधों में कान्हा राजा जो होता है, वही वाली बात उसके लिए आ जाती है। तो इसको डिस्मॉर्फिया बोला जाता है कि वो अपने आप में भ्रमित है। कोई है कि कम पढ़ लिख कर भी अपने आप को तेज़ समझ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया हुआ है लेकिन तो भी वो कन्फ्यूज है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, तो वह खुद को, स्वयं को खुद ही नहीं जान पा रहा है। तो ये आपको डिस्मॉर्फिया में आ जाएगा। ऊंचाई से डर लगना, तो एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई पे 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पर अगर उसको पहुंचा दीजिएगा आप और अगर उसको अकेले छोड़ दीजिएगा, अगर वह ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो वो इतना डर जाएगा कि और वो कुछ गलत भी कर सकता है। ठीक है। उसको ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है या उसको ऊंचा चढ़ने में भी डर लगता है। ठीक है। तो ये है एक्रोफोबिया। तो आप एक्रोबैट के बारे में देखते ही होंगे कि बहुत ऊंचाई पे जाके एक्रोबैट एक्ट जो करता है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे एक्रो से आप समझ जाइएगा कि क्या चीज़ है, ऊंचाई से इसको डर लग रहा है। मानसिक तनाव संबंधी विकार, डिस्थीमिया,
तो मानसिक तनाव हो रहा है, जैसे आप ही को या मेरे को किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, अभी एग्ज़ाम आ गया हुआ है तो कितना पढ़े क्या पढ़ें जिससे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से मेरा जाए, ठीक है। तो इसके लिए आदमी कन्फ्यूज रहता है, रात में भी सोता है तो चैन की नींद नहीं आती है, बेचैन की अवस्था होती है। तो हम लोग क्या चीज़ से गुजर रहे हैं, तो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तो मानसिक तनाव जो होती है वह डिस्थीमिया होती है। तो यहाँ एक तरह से थमना आप सोचिएगा कि डिस्थीमिया है तो मानसिक तनाव है, बेचैन रहना, ठीक है। और लास्ट है चिंता के कारण दौरे पड़ना या पक्षाघात हो जाना, तो इसको हिस्टीरिया बोला जाता है। गांव के लैंग्वेज में, गांव में यह बीमारी बहुत ही प्रचलित है। कोई भी व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। तो क्या है कि अब ज़्यादा चिंता करिएगा तो फिर क्या होगा कि आप बेचैन हो जाइएगा और आप इधर उधर भागने लगेंगे, मन बेचैन हो जाएगा, कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो चलो आप अगर टाउन साइड रहते हैं, सिटी में रहते हैं तो वो उसका आप दवाई करवा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, इसको बीमारी के रूप में हो जाता है और वो धीरे धीरे मानसिक तनाव के कारण पागल बन जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये 12 देखें जो अधिगम अक्षमता में आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मैं इससे आगे का कुछ बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल अभी नया है तो इसको आप लोग जितना जल्दी ग्रो करेंगे, अगर ये 1000 सब्सक्राइबर इसका हो जाता है जल्दी में तो मैं लाइव वीडियो भी ला सकता हूँ। अभी तो सिर्फ डाउनलोडेड ही आएगा। तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आता है, अगर इस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आगे आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।